हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम समझने वाले हैं किसके बारे में। हम पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या चीज समझा दी। मैंने आपको समझा दिया कि एसएससी यूनिट सेल क्या होती है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है और कितनी टाइप की यूनिट सेल्स होती है। मैंने आपको बताया प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, मैंने आपको बताया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है और फिर मैंने आपको बताया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं, जो मैंने आपको एसएससी बता दिया, तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में। तो शुरुआत करी जाए। शुरुआत हम करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसमें हम पढ़ेंगे किस बारे में, हमारी बीसीसी यूनिट सेल जो है और हमारी जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने है कि एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल दिखती कैसी है, वो आपको इमेजिन करना आना चाहिए। तो यहां पर मैं आपके सामने एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा हूं। देखिए ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब में होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि एटम केवल कहां कहां प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है केवल और केवल कॉर्नर पे, केवल और केवल कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तब तो उस टाइप की यूनिट सेल क्या कहलाती है, तब तो उस टाइप की जो यूनिट सेल है उसको हम कहते हैं एससीसी यूनिट सेल। लेकिन अगर कॉर्नर के अलावा और किसी पोजीशन पर कहीं और प्रेजेंट हो तब उस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बीसीसी के अंदर जो अलग पोजीशन है जहां पर एटम प्रेजेंट होता है या फिर लेटेस्ट साइड में एटम प्रेजेंट होता है, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है या कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, वो हमारा हो जाता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इस यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ यूनिट सेल बनती है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट सेल दिखती है। अब इसमें हम सबसे पहली चीज है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे एटम कहां कहां प्रेजेंट है। तो आपको पता है एटम प्रेजेंट है एट ईच कॉर्नर। अगर मैं आपसे कहूं एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बॉडी सेंटर एक क्यूब के अंदर एक ही होता है। अरे भाई साहब, अगर मैं रूम में बैठा हुआ हूं तो ये रूम क्या है, मेरा क्यूब हो गया मान लीजिए, इसमें बॉडी, इसका सेंटर तो एक ही होगा ना, समझ रहे हो। इसका मतलब बॉडी सेंटर तो एक होता है, ठीक है, और 8 कॉर्नर होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या छोटी मोटी नन्ही मुन्नी जो बातें हैं उनके बारे में जरा चर्चा कर ली जाए, ठीक है। जो कि हो गया हमारा क्या, ए का आर के साथ में रिलेशन। अब ए का आर के साथ में रिलेशन किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ए का जो आर के साथ में रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं कि एटम कहां पर टच कर रहे हैं। तो कहां टच कर सकते हैं एटम, अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं कि ये यूनिट सेल दिखती कैसे है एक्चुअल में, अगर मैं आपको फिजिकली इमेजिन कराऊं तो रुको जरा। तो देखिए जरा, आपको पता है एससीसी यूनिट सेल कैसी होती है, आपको पता है ये है एससीसी यूनिट सेल। अब क्या करूं मैं, एससीसी यूनिट सेल के अंदर मैं एक क्या करता हूं, यहां पर बीच में मान लीजिए इनकी साइज सेम है, कलर सेम, मतलब एक टाइप यूनिट सेल, एक टाइप की लैटिस पॉइंट्स है, इसके अंदर मैं एक एटम रख देता हूं। तो आपको पता है जैसे ही मैं इसके अंदर एक चीज रखूंगा तो यहां पर क्या होगा, ये वाली जो एज लेंथ है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है पहले टच कर रहे थे एससीसी के अंदर, अब ये टच नहीं करेंगे, यहां पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अरे आप जैसे किसी भी चीज को बेसिकली आप यहां पर कोई चीज रखोगे ना तो एक्सपेंड करेंगी ना चीजें। इसका मतलब एससीसी यूनिट सेल कुछ अलग तरीके से दिखती है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कुछ अलग तरीके से दिखेगी। यहां पर क्या है, ये टच करते हुए दिख रहे हैं, बट बॉडी सेंटर्ड में क्या है, ये टच करते हुए नहीं दिखते हैं, समझ रहे हो। इस तरीके से यहां पे यूनिट सेल कुछ दिखती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब जरा हम चर्चा करते हैं ए का आर के साथ में रिलेशन। तो आपको पता है ए का आर के साथ में रिलेशन कहां कहां पे टच करेंगे, ये वाली डिस्टेंस तो टच नहीं कर रही आपस में, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है आपको पता है, इट इज नोन एज द बॉडीज डायगोनल, ठीक है। बॉडी डायगोनल के अलोंग ये एक दूसरे को टच करते हैं। कहां टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अपन ये कहें बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a। अब देखो जरा, मैं मान लीजिए यहां पर इनको बाहर निकालता हूं, बाहर अगर इनको निकालो घर,
तो कहने का मतलब ये मेरा कॉर्नर वाला एटम, ये मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम और ये मेरा कॉर्नर वाला एटम। तो आप सभी को पता है इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, और इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस r, और यहां से लेके यहां तक r हो गई। तो ये क्या डिस्टेंस है, ये टोटल हो गई माय डियर फ्रेंड्स 4r। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। कहने का मतलब ये है कि √3 जो है वो किसके बराबर है, 4r के। सर ये 4r तो समझ में आया, √3 क्या है, अरे इसके सेंटर से इस कॉर्नर के सेंटर तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, हमेशा √3a होता है, और फेस डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, √3a है। बताइए, अब अपन चर्चा करते हैं कि किसके बारे में, कि भाई यहाँ पे एटम्स आपको पता चल चुके हैं कि एटम टच करते हैं अलोंग द फेस, अलोंग द बॉडी डायगोनल, अलोंग द बॉडी डायगोनल मैंने आपको दिखा भी दिया है, अलोंग द बॉडी डायगोनल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में आपको समझना है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। एक बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ जाते हैं। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि सर मैं बताऊंगा, ये यहां पर एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है। सर बिल्कुल बढ़िया। अब जरा लगे हाथ बॉडी सेंटर वाले एटम के बारे में भी बता दो। तो सर ये एक यूनिट सेल के अंदर अकेला है और किसी दूसरी यूनिट सेल के अंदर नहीं होगा, इसका मतलब इसकी नंबर 1 है, और ये दूसरी यूनिट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसका पूरा का पूरा पार्ट एक यूनिट सेल के लिए होता है। ये भाई साहब कमिटेड बंदा है, होते हैं ना। तो कहने का मतलब 1 × 1 हो गया, यहां पर 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल आप कह दोगे। इसका मतलब आपने क्या क्या चीजें बोली, इसका मतलब आपने क्या क्या चीजें यहां तक चर्चा कर ली। आपने बता दिया सबसे पहली चीज, एटम कहां कहां पर लाई करते हैं, कॉर्नर पे लाई करते हैं, बॉडी सेंटर पे लाई करते हैं, कैसी यूनिट सेल दिखती है वो चीज हमने देख ली। ठीक है, ए का आर के साथ में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आपने ये बता दिया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, यानी जेड की नंबर कितनी है, 2 है। और आप इसको एज अ रैंक की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप कहोगे 2। एसटीसी के अंदर रैंक क्या थी, तो आप कहोगे 1। क्लियर है। तो ये चीजें हुई। अब यहां पर हमने कुछ चीजें बताई हुई थी कि ये यूनिट सेल ऐसी दिखती है, ठीक है। और यहां पर ये भी इमेजिनेशन मैंने आपको करा दिया था। अब डिस्टेंस आपको ये चीज बतानी है भाई कि देखो, मैं आपको अगर एक यहां पे पार्ट निकाल के बताऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, और इसके अंदर देखो ये तो हो गया ऊपर। पहले कहने का मतलब मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पहले क्या था, ये से ये ए डिस्टेंस है, और ये एससीसी के अंदर 2r के बराबर थी, यहां पर 2r के बराबर नहीं होगी, a is not equal to 2r। यहां पर √3 is equal to आप कह सकते हो किसके बराबर है, 4r के। और अगर a की बात मैं करूं तो यहां पर हो जाता है 4r डिवाइड बाई √3। समझ में आया क्या, a is equal to 4r upon √3। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। बहुत मैं एक एक पायदान पे आपको लेके जा रहा हूं, एक एक स्टेप की तरफ आपको बढ़ा रहा हूं। क्या क्या चीजें बता दी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और मैंने आपको बताया था मेरी जो पढ़ाने की अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। मैं मतलब चीजें तो वहीं से बता रहा हूं, लेकिन उनको जैसे एनसीईआरटी में फैलाया हुआ है ऐसे नहीं बताऊंगा। जब मैं बीसीसी के साथ में डील कर रहा हूं तो भाई साहब मैं यहीं पे उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन बता दूंगा, यहीं पे उसकी डेंसिटी बता दूंगा, यहीं पे उसके नंबर ऑफ एटम्स बता दूंगा, यहीं पे उसका पैकिंग फ्रैक्शन बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इसको लेयर अरेंजमेंट को ऐसा देखा जा सकता है कि ये कैसा दिखता है। इसको मैं दिखाऊं जरा, तो यहां पर कुछ ऐसे आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, यहां पर कि अगर मेरे पास में मान लीजिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। कैसे है, देखो यहां पर क्या हुआ, ये डिस्टेंस अभी तो जुड़े हुए हैं, इनको ऐसा करो ये जुड़े हुए नहीं है, ऐसा एज्यूम करो कि ये डिस्टेंस यहां पर ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। इस तरीके डिस्टेंस है कुछ, मान लीजिए यहां पर डिस्टेंस एक ये येलो वाला फिर येलो वाला, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, अब जो मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम आएगा कुछ यहां पर आएगा, ठीक है, जो कि ये कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट यहां पर दिखता है। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ा जाए कि यहां पर और क्या क्या चीजें मैंने बता दी। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं यहां पर कि a is greater than 2r, a is not equal to 2r। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कैसी यूनिट सेल दिखती है, √3a is equal to 4r भी मैं आपको बता चुका हूं। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब जरिए यहां पर
चलिए बातें कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर हम बातें कर ली जाए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, आपने बताया नहीं, पहले कभी आपने इस बारे में चर्चा करी ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है प्यारे बच्चों, ये होती है कि एक एटम और कितने एटम्स को टच करता है। सीधी भाषा में मतलब यही, सीधी भाषा में मतलब इसका यही होता है कि एक जो लैटिस पॉइंट, एक जो एटम है जो कि पर्टिकुलर एक लैटिस साइड पे प्रेजेंट है, वो कितने और एटम से सराउंड है या फिर कितने और एटम उसको टच कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर ये चीज बताई, ठीक है, ये मेरा एटम है। अब मान लीजिए ये इस एटम को टच कर रहा है, 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 तो आप क्या बोलोगे कि ये जो सेंटर वाला एटम है ये कितने और एटम को टच कर रहा है, आप कहोगे 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मेरे पास में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनता है, जो कि मैं बात कर रहा हूं किस टाइप की, जब जहां पर जो ए लेयर है वो तो इस तरीके से होती है, बी लेयर कैविटी के अंदर जाती है, ठीक है। अब मैं यहां पर इस वाले एटम को इस वाले एटम को चूज कर लेता हूं। मान लीजिए इस वाले एटम को, इसको मैंने क्या कर दिया है, हार्ड स्फीयर से दिखा दिया, ठीक है, वो हॉलो स्फीयर हो गए। तो हॉलो स्फीयर और कितने को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। कहने का मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई, 6 हो गई। ऐसे ही मैं अगर आपसे चर्चा करूं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक जो एटम है वो और कितने एटम से सराउंड रहता है, तो सबसे पहले तो हमारा बॉडी सेंटर वाला एटम देखो, बॉडी सेंटर वाला एटम यहां पर प्रेजेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया, ये इस कॉर्नर को टच करेगा। अरे बॉडी डायगोनल के थ्रू टच करते हैं ना, तो मैंने कैसे निकाल के स्ट्रक्चर बताई थी, ये मेरा कॉर्नर है, ये मेरा बॉडी डायगोनल है, ये मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये मेरा कॉर्नर है। तो बॉडी सेंटर वाला एटम हर एक कॉर्नर को टच कर रहा होता है, हर एक कॉर्नर को टच कर रहा होता है एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर। यानी वो जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो उसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और नीचे वाले 2 एटम को टच करेगा, इन 2 एटम्स को भी टच करेगा। दोबारा से चीजें बता देता हूं। मैंने आपको कुछ इस तरीके से चीजें बताई थी क्या, इस तरीके से चीजें बताई थी, बट यहां पर आपको एज ग्रेटर देन 2r मान के चलना है, ठीक है, इतना कोऑपरेट कर सकते हैं आप। कहने का मतलब अगर ये मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये क्या है, मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम है, ये मेरा बॉडी सेंटर, जो व्हाइट कलर में दिखा रहा हूं वो मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम है। तो आप देख सकते हो ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है 8 के 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। क्लियर है, 8 के 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई सर, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, मैं आपसे सीधी सी भाषा में ये कहूंगा कि जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसके अंदर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 8। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, सर आपने कहा बॉडी सेंटर वाले जो एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8 होती है, लेकिन सर एटम तो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, वो और कितने एटम को टच कर रहा है, वो बताओ जरा। ये भी क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में। तो बिल्कुल उसका भी जवाब है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 ही होती है। कैसे, ये मेरा कॉर्नर है, कॉर्नर भाई साहब किसी एक यूनिट सेल का सगा नहीं होता है, वो 8 और यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल, वो कितने, एक कॉर्नर टोटल 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। एक कॉर्नर मतलब इस यूनिट सेल में होगा, 7 और यूनिट सेल में कॉमन और होता है, समझ रहे हो, टोटल 8 में होता है। इसका मतलब किसी एक यूनिट सेल का कॉर्नर सगा नहीं है, इसका मतलब कॉर्नर अगर वहां पर है तो वो इस बॉडी सेंटर को टच करेगा, और 7 जो यूनिट सेल है उनके बॉडी सेंटर को भी वो टच करेगा। अगर मैं बीसीसी यूनिट सेल की बात करता हूं, जैसा कुछ यहां पर दिखाया हुआ है कि यहां पर देखो जरा, ये तो हो गया मेरा क्या, मान लीजिए ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर इस वाले बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इस वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को, इस वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को, और इस वाले बॉडी सेंटर को, और इस वाले यूनिट सेल मतलब जो पीछे वाली यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर को भी ये टच करने में लगा हुआ। समझ रहे हो क्या, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले केस में भी क्या हो जाएगी, 8 ही आएगी। कॉर्नर के लिए भी 8 है, और हमारे उसके लिए मतलब जो बॉडी सेंटर है उसके लिए भी 8 ही है। समझ में आई क्या चीजें हमको? चलिए आगे बढ़ा जाए, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा है। अरे टोटल वॉल्यूम मैंने मान लीजिए कितना है, एक क्यूब है, क्यूब की बात चल रही है, तो उस एक क्यूब में से कितना वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्यूपाई करा है। अरे मार्क्स निकालना आता है ना अपन को, मार्क्स कैसे निकालते हैं, हमारे नंबर कितने आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स,
ठीक है, इनटू 100 कर दो तो वो तो हो जाती है हमारा परसेंटेज। लेकिन मैं वहां पर केवल मार्क्स रखूं ऊपर, मतलब कितने आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, इसको कह देते हैं उसका फ्रैक्शन ऑफ द मार्क्स। ठीक है, कहने का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो बराबर क्या किसके हो जाता है, जेड इंटू हर एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अरे आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ना, फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको यही तो बताया था, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स occupied by spheres divided by total available volume। तो आपको पता है ये वाला जो वॉल्यूम है क्यूब के लिए तो एक क्यूब होता है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, तो एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है और टोटल एक यूनिट सेल के अंदर कितने स्फीयर है। तो बीसीसी के अंदर कितने स्फीयर होते हैं सर, 2 होते हैं। ठीक है, 2 स्फीयर होते हैं, अभी मैंने 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 करके बताया था। इसका मतलब जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए 4 बीसीसी यूनिट सेल के लिए 2 हो जाती है जेड की वैल्यू। इसका मतलब आप क्या करोगे, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब देखो ए का आर के साथ में रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, ए का आर के साथ में रिलेशन बीसीसी के लिए क्या बताया मैंने, √3a बराबर 4r। इसको मैं ए की टर्म में क्या लिख सकता हूं, 4r अपॉन √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। कहने का मतलब यहां पे लिखा जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया 4r अपॉन √3 का क्यूब ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है क्या होगा, यहां पर होने वाला है सिंपल कैलकुलेशन वाला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर करा आपने 16 आया, 16 × 4 किया तो 64 आर क्यूब अपॉन यहाँ पर √3 है, √3 मतलब 3√3 आ जाएगा, √3 का क्यूब क्या आएगा 3√3। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे काटाफाजी करनी पड़ेगी मुझे सिंपल। 4 ये कितनी बार चला गया 16 टाइम्स, ये कितनी बार कट हुआ यहाँ पर √3। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, अभी इसको भी मैं कट कर सकता हूँ 8 टाइम्स। इसका मतलब यहां पर हम सिंपलीफाई करेंगे चीजों को, तो पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर कितना निकल के आना चाहिए, यहां पर निकल के आएगा 0.68। मतलब बाकी सिंपल कैलकुलेशन है जिसको हम करेंगे और अपने पास में यहां पर क्या निकल के आ जाएंगी, चीजें निकल के आएंगी विच विल बी 0.68। और जिसको अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की टर्म में लिखता हूं तो ये किसके बराबर होगा, 68% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 68% के बराबर होता है। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल। समझ में आया क्या हमको, बताइए जरा, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। 68% आ गया, ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है जो अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पहले बता चुका हूं, कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब चलिए जो हमारी अगली यूनिट सेल है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के अलावा, तो आपको पता है इस टाइप की यूनिट सेल के अंदर फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अब फेस सेंटर क्या हर एक फेस सेंटर पे होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर फेस सेंटर पे होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर एक फेस सेंटर पे नहीं होगा, यहां पर हर एक फेस सेंटर पे क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको लगे हाथ क्या बना देता हूं, एफसीसी यूनिट सेल आपके सामने बना के रख देता हूं। तो देखिए जरा यहां पर एटम कहां प्रेजेंट होंगे, सर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसका तो मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा। ठीक है, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और साथ ही साथ हर एक फेस सेंटर पे, हर एक, अगर मैं रूम को ऐसा क्यों इमेजिन करता हूं, तो कॉर्नर हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और जो मेरी छत है, ऊपर वाली छत हो गई, ये वाली छत हो गई, ये वाली छत हो गई, ये वाली छत हो गई और नीचे वाली जो सरफेस है, ये सब मेरे क्या है, फेस है। तो इनका कुछ होगा फेस सेंटर, अरे हर एक फेस का एक सेंटर होगा। ठीक है, तो उसका सेंटर को मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे एक एटम रखता जाता हूं, यहां पर एक एटम रख दिया, इधर मैंने एक एटम रख दिया, उधर एक एटम रख दिया, इधर एक एटम रख दिया, ठीक है, इधर एक एटम रख दिया और नीचे एक एटम रख दिया। टोटल कितने एटम रख पाऊंगा मैं फेसेस में, आप कहोगे 6 सर,
अरे एक एटम मैंने यहां पर रखा, एक एटम मैंने यहां पर रखा, एक एटम इसके सामने रखा, एक इसके सामने रखा, और जरा इमेजिन करो गड़बड़ी कहां पर होती है, ये वाला सरफेस और उधर वाला सरफेस। आप उस वाले पे रख दोगे, इस वाले पे रख दो, इधर वाले पे रख दोगे, इधर वाले पे रख दो, बट ये आमने सामने वाले हैं, इमेजिन काफी बार नहीं हो पाते हैं, ये वाले इमेजिन नहीं हो पाते, इमेजिन करना आना चाहिए। तो यहां पर एटम, इस देखो ये वाला फेस दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है, तो यहां पर एक एटम प्रेजेंट है क्या? अरे है, ये बेसिकली एज में प्रेजेंट नहीं है, ये है सेंटर पे, फेस सेंटर पे, ठीक है। ऐसे ही जो पीछे वाला मेरा फेस है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो देखो देखो, ये वाला, यहां पर भी एक क्या है, फेस सेंटर है, और वहां पर मैंने एटम रख दिया है। तो क्या हमको सबसे पहली चीज है इमेजिन हो पाई कि एफसीसी यूनिट सेल होती कैसी, इमेजिन हुई क्या? अब जरा छोटी मोटी जो नन्ही मुन्नी बातें हैं उनके बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहली जो नन्ही मुन्नी बात हमारे पास होगी कि सर एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप लगे हाथ छाती ठोक के कहोगे कि भाई साहब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एट ईच कॉर्नर, प्लस एट ईच फेस सेंटर। एफसी का मतलब फेस सेंटर पे, तो एटम कहां कहां प्रेजेंट है, एट ईच कॉर्नर, एट ईच फेस सेंटर। अब यहां पर हमको चर्चा करनी है किसके बारे में, हमको चर्चा करनी पड़ेगी यहां पर कि एटम एक दूसरे को टच कहां पर करते हैं। तो इसको जरा मैं इमेजिन करा दूं आपको, आपके सामने थोड़ी चीजें लेके आया हूं और इमेजिन करवा देता हूं लगे हाथ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली, यू कैन से दिस इज एक्चुअली अ फेस ऑफ अ एफसी यूनिट सेल। देख सकते हो आप यहां पर, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूं, यहां पर अगर आप इमेजिन कर पाते हो चीजों को, देखिए जरा यहां पर अगर इमेजिन कर पा रहे हो आप, देखिए दिख रही होंगी चीजें, देखिए यहां पर फेस सेंटर, ये मैंने फेस, एक ऊपर वाला फेस मान लीजिए मैंने निकाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला जैसे मैंने फेस निकाला, तो ये वाला जो चीज है, जो ग्रीन बॉल शो कर रही है, जो ग्रीन चीज शो कर रही है, वो क्या है मेरा, ये ग्रीन वाली हो गई फेस सेंटर वाला एटम, ठीक है। और ये मेरा है कॉर्नर वाले एटम। तो मैं सबसे पहली चीज आपको आपके दिमाग में डालना चाहूंगा कि यहां पर जो पहले एससीसी के अंदर क्या था, ए बराबर 2r था सबसे पहले, तो वो चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे आप जैसे ही देखो, ये था एससीसी यूनिट सेल, ठीक है, ये था मेरा क्या, एससी यूनिट सेल, एससीसी यूनिट सेल। इसमें जैसे ही मैं बीच में एटम घुसेड़ना चाहूंगा, तो क्या चीजें एक्सपेंड नहीं करेंगी क्या? अरे बिल्कुल करेंगी ना। इसका मतलब क्या है, यहां पर एज ग्रेटर देन 2r हो जाता है, समझ रहे हो, एज नॉट इक्वल टू 2r और एज ग्रेटर देन 2r, यू कैन से, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूनिट सेल दिखती है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर लगे हाथ ये बता देता हूं कि एटम किस तरीके से चीजों को टच कर रहा है। अरे ये जो फेस सेंटर वाला एटम है, ये कॉर्नर को टच कर रहा है और इस वाले कॉर्नर को टच कर रहा है। ये फेस सेंटर वाला एटम इस वाले कॉर्नर को टच करता हुआ दिख रहा है मुझे, और इसको भी टच करते हुए दिख रहा है। मतलब ये फेस सेंटर वाला एटम इस कॉर्नर को टच करेगा, इसको भी टच करेगा, ये फेस सेंटर वाला एटम इस कॉर्नर को टच करेगा, इस कॉर्नर को टच करेगा। समझ में आई क्या चीज है हमको यहां तक, ठीक है, ये चीज समझ में आई हमको। अब जरा लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि यहां पर अगर मैं इनको बाहर निकाल के दिखाता हूं, बाहर निकाल के दिखाऊं आपको चीजें, तो मेरे को यहां पर कुछ इस तरह की चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको। ये मेरा कॉर्नर वाला एटम, ये मेरा फेस सेंटर वाला एटम, ये मेरा कॉर्नर। अरे जो मैंने चीज अभी आपको दिखाई उसको मैं आपको इमेजिन करा के दिखा रहा हूं कि ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे हो रही है, ठीक है। इसको जरा सही तरीके से बनाते हैं, एक मिनट रुको। अब पहली बात बता देता हूं कि ये जो सेंटर वाला एटम है छोटा नहीं होता, साइज सबकी सेम रहती, ठीक है। जनरली शेप यहाँ पे या साइज जो होती है वो सिमिलर रहती है, बट वो बनाने में थोड़ा ऐसा आ गया है। तो आपको सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पर जो एटम्स हैं अलोंग द फेस डायगोनल, अलोंग द फेस डायगोनल एक दूसरे को टच करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल अलोंग द फेस डायगोनल। और ए जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये दैट इज नॉट इक्वल टू 2r, इट इज ग्रेटर देन 2r, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 2r, जो कि पीसीसी के अंदर भी था। एक्सपेंड करेंगे ना चीजें, जैसे आप, अरे दो एटम्स के बीच में अगर तीसरी चीज घुसेड़ेगो ना, तो कहने का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चीजें एक्सपेंड होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी ना। अरे दो के बीच में जब तीसरा आता है, दूरियां बढ़ती है। मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे इस बात को, समझ रहे हो, मुझसे ज्यादा आप इन चीजों को जानते होंगे। अब देखिए जरा, यहां पर क्या है, एटम्स टचेस अलोंग द फेस डायगोनल, ठीक है। अब हम यहां पे चर्चा करेंगे किसके बारे में, रिलेशनशिप। कौन कौन सी रिलेशनशिप, सर कौन सी रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करने वाले हो आप यार,
मतलब रिलेशनशिप जो हम सोच रहे हैं उसी के बारे में? नहीं नहीं यार, उसके बारे में नहीं, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, ऐसी बातें नहीं करता मैं यहाँ पे ए का आर के साथ में रिलेशन देखना चाहता हूँ, रिलेशनशिप ऑफ आर या ए एंड आर, ऐसा आप कह सकते हो। ए एंड आर का रिलेशनशिप यहाँ पे आप देखने जा रहे हो। तो सबसे पहले कहां पर टच कर रही चीजें? अलोंग द फेस डायगोनल। तो मैं अलोंग द फेस डायगोनल वाले एटम्स को निकाल लेता हूं। अलोंग द फेस डायगोनल पे कौन कौन से एटम होंगे? अरे मेरे पास में ये एटम आया, ये एटम आया, मतलब ये कॉर्नर वाला एटम, ये मेरे पास में फेस सेंटर वाला एटम, ये मेरे पास में कॉर्नर वाला एटम। आप सभी को पता है इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर आर, ये वाली डिस्टेंस आर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? √2a। मैंने क्या बताया आपको? जहां पर फेस डायगोनल आ जाता है आपको सिंपली ये कहना है कि फेस डायगोनल जो है √2a बराबर क्या होता है? 4r के। अरे √2a होता है यहां पर, इस केस में क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यहां पर किसके बराबर हो जाएगा? √2a। मतलब जैसे आपसे कोई पूछे कि फेस डायगोनल का मतलब क्या है या उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे √2a। आपसे कहे बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या है, तो √3a। अब बीसीसी के अंदर √3a 4r के बराबर था, लेकिन यहां पर फेस जो हमारा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर √2a बराबर 4r होता है। कैसे आया समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कलर चेंज कर लो सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। √2a इज इक्वल टू 4r, ये डिस्टेंस यहां पर आती है। अब एक यहां पर कमाल की चीज जरा समझ ली जाए कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने हैं? अरे सर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और यहां पर हर एक फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। सर आपने हमको कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है, लेकिन हमको आपने जो फेस सेंटर होता है उस पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वो कितनी यूनिट सेल में कॉमन होता है, या कहीं एक यूनिट सेल में कॉमन होता है, 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है, 3 होता है, कितने, कुछ बोला ही नहीं सर आपने यार। ऐसी ये बदमाशी नहीं करना सर यार, हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया तो हम क्या बताएंगे। अरे रुको जरा, सब्र करो। देखो अगर मैं मानता हूं यहां पर ये बेसिकली क्या है, एक मेरी इसको ऐसा ट्रीट करूं मैं फेस, ठीक है, ये मैं एक क्यूब की क्या है फेस है मान लीजिए, है ना। तो क्यूब का ये वाला यहां पर क्या हो जाएगा? फेस सेंटर हो जाएगा। तो ये वाला जो फेस सेंटर है इसका आधा पार्ट तो इस यूनिट सेल में कॉमन होगा और आधा पार्ट उस वाली यूनिट सेल में कॉमन होगा। इसका मतलब एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट गया सर? 50%। और 50% को मैं 1/2 कह सकता हूं क्या? एक यूनिट सेल की टर्म में वो 1/2 हो गया। इसका मतलब हमारे पास में जो फेस सेंटर वाला एटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। आगे के आप जानकारी खुद कर सकते हो, आगे की चीजें खुद डिराइव कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एटम्स, आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल की बात चल रही है? तो आप कहोगे एफसीसी यूनिट सेल की बात चल रही है सर। तो आप बोलोगे यहां पर 8 × 1/8 प्लस, सर 8 × 1/8 कैसा है? अरे लालाओ यहां पर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं, सभी प्रेजेंट है। एट ईच कॉर्नर लिखा हुआ मैंने, एट ईच कॉर्नर, इसका मतलब 8। और कॉर्नर प्रेजेंट एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। प्लस फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, कितने हैं फेस सेंटर? कितने? हर एक फेस सेंटर पे, इसका मतलब 6। और फेस सेंटर पे एटम जो प्रेजेंट होता है वो इधर भी कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा, 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है। एक में उसका कितना पार्ट गया? 1/2 × 1/2। आगे का काम खुद कर सकते हो। 1 + 3 कितना हुआ? 4। तो यहां पर 4 एटम्स पर यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। कितने एटम्स देखने को मिलते हैं? 4 एटम पर यूनिट सेल। कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यू? आप कहोगे सर 4। कितनी? 4। रैंक कितनी हुई? सर रैंक तो 4 हो गई ना, आपने बोला था ना कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जितने होते हैं वही तो रैंक होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहीं पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और रैंक भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहां तक की चीजें हमको क्लियर है? बताइए जरा, यहां तक की चीजें क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल अपने कान नाक जो भी है सबको खोल के रख लो। एक अप्रोच, मैंने मान लिया कि भाई साहब फेस डायगोनल के अलोंग तो चीजें टच करती हैं, लेकिन यहां पर कोई और भी रिलेशन है क्या जो एक दूसरे को टच कर रहा हो? या फिर कोई ऐसे एटम भी हैं छुपे रुस्तम जिनको कहा जाता है जो एक दूसरे को टच कर रहे हो? है इसके अंदर? कैसे? इसमें क्या होता है पता है? अगर मैं ऐसा करूं, मैं इस वाले फेस सेंटर का और इस वाले फेस सेंटर का एक बार डिस्टेंस निकाल के देखूं, तो क्या है पता कितना आएगा? 2r आएगा।
कैसे आए? और टुवर्ड जहां पे आ जाता है वहां पर वो एटम हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो ये फेस सेंटर्स हैं, मतलब फेस सेंटर प्रेजेंट एटम जो होते हैं एडजेसेंट, वो बेसिकली वो एक दूसरे को टच करते हैं। अब देखो जरा इसको एज्यूम कैसे किया जाए। एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोल तो दिया कि यहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन कैसे टच करते हैं वो जरा समझो। यहाँ पर ये फेस सेंटर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फेस सेंटर प्रेजेंट है, इधर एक फेस सेंटर है। मैं इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इसके और इसके डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? तो ऐसे जरा एज्यूम करो कि यहां पर फेस सेंटर है। अरे एडजेसेंट बेसिकली कोई सा भी निकाल लो, वो टच करेगा ही करेगा। मतलब ये फेस सेंटर और इससे फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो बेसिकली यहां पे एक ट्राइंगल बन जाता है। कैसे? यहां पर फेस सेंटर है और ये फेस सेंटर है, इसका मैंने यहां पर क्या है, एक लाइन खींची, वो क्या हो गया, कोई हाइपोटेन्यूज बनेगा। कैसे? और एक यहां पे, एक यहां पे, एक ट्रायंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। देखो कैसे, मैंने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस खींची, और आपको पता है अगर मैं इसको देखो, चलो इधर रखो, इसको यहां पर ले आओ, एज्यूम करो यहां पर है और ये वाला यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर डिस्टेंस खींची, और यहां से जब मैं डिस्टेंस खींचूंगा तो क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा? अरे रुको जरा, सब्र करो भाई साहब, ठीक है, रुको जरा। देखो यहां पर क्या होगा, बेसिकली इसके और इसके बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई, a/2 हो गई, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, a/2 हो गई। तो यहां पर क्या हो सकता है, मैं बेसिकली क्या लगा सकता हूं, मेरा जो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा अगर यहां पर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलेगी कितनी, a/2। कैसे निकलेगी निकाल के बता देता हूं। बेसिकली आप ट्रायंगल लगाओगे यहाँ पे, ट्रायंगल, ठीक है, रुको जरा, हाइपोथेटिकल मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है दोनों फेस सेंटर के बीच में, तो क्या होगा, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, दोनों की डिस्टेंस अगर निकालूंगा तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, और इधर मेरा वो जो दोनों की डिस्टेंस है बेसिकली, है ना। तो कहने का मतलब a/2 का स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पर, a²/4, ठीक है, प्लस a²/4, ये कितना हुआ, इधर तो 4 आ गया कॉमन और इधर 2a², ठीक है, 2a² आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ मेरा यहाँ पर, इसका मतलब हुआ 2, तो बराबर क्या हुआ, a²/2, ठीक है, a²/2। और आपको पता है a स्क्वायर की या a की वैल्यू इसकी टर्म में क्या होती है, a की वैल्यू जो है वो है 4r डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यूज को, तो 4r डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या हुआ, ये बराबर हो जाएगा किसके, 16 का स्क्वायर, 16r² डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। और इधर क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ जो बेसिकली जो हाइपोटेनियस है स्क्वायर उसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको कट कर दिया 8 टाइम्स, 8 टाइम कट गया, इसको मैंने अरे 2 मतलब 8 को मैं कट करूंगा तो रिजल्टेंट क्या आया, 4r²। और 4r² का जैसे ही मैं क्या लूंगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो मेरे पास में जो हाइपोटेनियस स्क्वायर है या फिर डिस्टेंस इन बिटवीन टू फेस सेंटर, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, अरे ये वाली तो a/2 हुई और इधर वाली a/2 हुई, समझ रहे हो क्या? ये इसकी और इसकी अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो यहां से मैंने डिस्टेंस खींची और यहां से इधर डिस्टेंस खींची, ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, यहां पर इसकी a/2 हुई, ठीक है, a/2 रखा मैंने, इधर भी a/2 रखा, दोनों को जब सॉल्व किया तो रिजल्टेंट मेरे पास में ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी निकली, यहां पर 4r² के बराबर, जिसका मैंने हाइपोटेनियस बराबर क्या निकल के आ गया, 2r निकल के आ गया। और दुनिया में हमेशा याद रख लेना कि अगर दो चीजें हैं जिनकी रेडियाई सेम है और वो बराबर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर किसके आ रही है, 2r के आ रही है, तो हमेशा ही एक दूसरे को टच करते हैं। इसका मतलब हाइपोटेनियस जो होता है बराबर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो बराबर 2r की आई। समझ में आया क्या हमको? कहने का मतलब ये है कि फेज जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स फेज डायगोनल के अलोंग भी टच करते हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट याद रखना कि ये एक दूसरे को, या जो एडजेसेंट फेज सेंटर होते हैं, एडजेसेंट फेज सेंटर, वो भी एक दूसरे को टचेस करते हैं, दे टचेस ईच अदर, दे टच ईच अदर, ऐसा कह सकते हो, दे टचेस ईच अदर। समझ में आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, ये याद रखना कि ये एक दूसरे को टच करते हैं। दो फेस सेंटर जो कि एडजेसेंट हैं वो हमेशा एक दूसरे को टच करेंगे। किसके अंदर? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। अब लगे हाथ छोटी मोटी जो चीजें हैं उनके बारे में जरा चर्चा कर ली जाए। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पे फेस सेंटर वाले एटम को क्या करता हूं, एज्यूम करता हूं यहाँ पर फेस सेंटर का एटम प्रेजेंट है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला फेस हो गया कहीं ना कहीं, और यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो ये जो एटम प्रेजेंट है ये कहीं ना कहीं हर एक कॉर्नर को टच करेगा, हर एक कॉर्नर को टच करेगा, ठीक है। और ये इस वाले फेस सेंटर को टच करता है, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर इसने टच कर लिया 8 एटम्स को। ऐसे ही दूसरी यूनिट सेल के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं इस फेस सेंटर को, इस फेस सेंटर को टच करेगा, इस फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले, जो कि मतलब अरे ये वाला सरफेस है मेरा, ये वाला फेस है, मतलब यहां पर अगर मेरा फेस सेंटर है तो इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा, इस वाले फेस सेंटर को टच करेगा। इनके बीच डिस्टेंस तो 2r आ रही है ना। इसका मतलब टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी आ जाती है? 12 आ जाती है। समझ में आया या नहीं आया? कितनी आ जाती है? 12 आ जाती है। समझ में आया होगा आपको? बताइए जरा, ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब कॉर्नर के रेस्पेक्ट में देखो जरा, कॉर्नर कॉमन होता है 8, टोटल 8 यूनिट सेल के अंदर, तो हर एक फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, हर एक फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। साथ ही साथ में कहने का मतलब, अगर मैं बात करता हूं, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और कहीं ना कहीं अपने पास में यहां पर 4 एटम और मिलेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 12 यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। अब अपन को यह समझना है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है, क्या है पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन अभी मैंने आपको नहीं बताया ना, पैकिंग फ्रैक्शन अभी आपको नहीं बताया मैंने, तो चलिए पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में भी बात कर ली जाए। किसके रेस्पेक्ट में? फॉर द एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? अब तो याद होना चाहिए, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। आपको पता है यहाँ पर Z की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी है सर? 4 है। एक आर के साथ में रिलेशन क्या है? तो A इज इक्वल टू 4r अपॉन √2 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r अपॉन √2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, बराबर किसके हो जाएगा ये? तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, ये कितना होगा? 16r क्यूब डिवाइड बाई 3√3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 16 से कैंसिल आउट 4 टाइम, और 4 से 4 कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट। तो मेरे पास में यहाँ पर बचता है क्या? यहाँ पर बचता है मेरे पास में केवल पाई अपॉन √3, पाई अपॉन √3 बचता है, जिसको मैं सॉल्व करता हूं जैसे ही, तो मेरे पास में क्या वैल्यू निकलती है? मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल टू 0.74। आई थिंक यहाँ पर कुछ और भी कुछ अपने मिस्टेक तो नहीं करी है? अरे यहाँ पर क्या था? √2 है ना यार, √2 है, गलती तो अपन कर चुके हैं, गलती तो कर चुके हैं। रुको जरा, रुको जरा, रुको। यहाँ पर क्या है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16r क्यूब अपॉन 2√2। तो आपको पता है ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और फिर अपने पास में क्या बचता है? अपने पास में बच जाएगी चीजें कहीं ना कहीं पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 6√2 बराबर जो हो जाएगा, किसके बराबर होगा ये? इट विल बी इक्वल टू 0.74। आई थिंक 0.74 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। आई थिंक की बात नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन की? 0.74 की। तो जिसको मैं पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म में क्या कह सकता हूं? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी 74% के बराबर हो जाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, और क्लोज पैकिंग कैसे होती है एक क्रिस्टल के अंदर, क्लोज पैकिंग कैसे की जाती है, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, 1D क्लोज पैकिंग क्या होती है, 2D क्लोज पैकिंग क्या होती है, 3D क्या होती है, इस तरीके की चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस चीजों को अपन इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड थैंक यू वेरी मच।